हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप सबका SBM संजय सर क्लासेस में स्वागत है। SBM का मतलब जानते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर। आज हमने पिछले वीडियोस में जो लेक्चर हुए हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा है। और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जिसमें काम पूरा भी हुआ है और जारी भी है, और ऐसे ही दोनों शब्द आते हैं। परफेक्ट का मतलब पूरा और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी। तो जहाँ दोनों काम हो रहे हैं, जहाँ कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम जारी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट। अब पहचाने कैसे, कुछ ट्रिक। इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, उन हिंदी वाक्यों में अंत में जो क्रिया वर्ब आती है, उस वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। और इन शब्दों के साथ एक से वाला समय और दिया होता है। से वाला समय, सेवा समय का मतलब होता है जब से कार्य शुरू हुआ है। जैसे हम कहें 2 बजे से, समय के साथ से लग करके आता है, ठीक है ना। या 2 घंटे से, कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। कार्य कब से शुरू हुआ है ऐसा समय दिया होता है, ठीक है ना। इस टेंस का मतलब हमने क्या सीखा, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है इसको पहचानने के लिए, कार्य जारी है, कार्य जारी है, पहली बात। और दूसरी बात, कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया है। कार्य के प्रारंभ होने का या से वाला समय, से वाला समय दिया होता है। ऐसे वाक्य जो भी होते हैं उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कार्य कब से शुरू हुआ है ये बात भी होती है। जैसे मैं कहूँगा 2 घंटे से लेटा है, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खड़ा हूँ, मम्मी 5 बजे से खाना बना रही हैं, पापा जनवरी से ऑफिस जा रहे हैं, विद्यार्थी 22 मार्च से स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब वे वाक्य जिनमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया है, ठीक है ना। और इस टेंस में क्या होता है, जिनमें कुछ काम पूरा हो चुका होता है, ठीक है ना। मान लीजिए सुबह हुई, सुबह सूरज निकल रहा है और सूरज जो निकल रहा है वो तब से काम शुरू हुआ, ठीक है ना। और ये दोपहर हो गया और हम कह रहे हैं, और अब भी काम जारी है उसका। हम अब कह रहे हैं कि वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है। इसका मतलब कुछ काम तो पूरा कर लिया उसने, कुछ काम पूरा कर लिया अब तक इतना, लेकिन अभी भी काम जारी है। जब अभी भी काम जारी है और सुबह से काम कर रहा है तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक और हिंदी में क्या ट्रिक कर लेते हैं, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें क्रिया के साथ, मतलब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ, जहां वर्ब होती है, क्रिया जो होती है हिंदी में, उस क्रिया के साथ रहा है और रही है और रहे हैं, ठीक है ना। ये शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं,
रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये वाक्य के अंत में क्रिया के साथ जोड़ करके आते हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। पूरे वीडियो को पूरा देखना, ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, तो अगर आप पूरा देखेंगे, पूरी बात पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से ये टेंस समझ में आएगा और आप एक अच्छे भैया बन जाएंगे, अच्छी बहन बन जाएंगे, अच्छा कुछ सीखेंगे, ज़्यादा सीख लेंगे हम। ठीक है ना? ये टेंस आज हमें पूरा करना है, सीखना ही है सबको, तो पूरा सीखना है। कभी कभी कुछ विद्यार्थी क्या कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं काम को, चलो वीडियो तो है ही, अब तो ये तो अब हम इसको अभी नहीं देख रहे, बाद में देख लेंगे। आज करें सो अब करें। ठीक है ना? पूरी बात याद आ गई होगी, इसलिए डिले नहीं करना, पूरा देखना है। और मित्रों से भी कहना, भाई छोड़ कर कल फिर दूसरा नया टेंस पढ़ना है, आगे को काम बढ़ जाएगा। ग्रामर का भी काम छूट रहा है तो उसको भी पूरा देखना है, वो भी सारा आएगा ही। साल भर चलना है, ये वीडियोस लगातार लेक्चर हम देते रहेंगे आपको, तो आए दिन आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो पढ़ना है रोज़, तो फिर काम रोज़ पूरा करना है। अब हम बात करते हैं फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की। इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहचान सीख ली सबने, हम पहचान लेंगे कि पहचानेंगे कैसे। इस टेंस के फिर एक बार समझ लीजिए, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द क्रिया के साथ लगकर आते हैं। ठीक है ना? फिर और बेसिक तथा से वाला समय दिया होता है, कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। और क्या बताया था, कार्य कुछ पूरा हो चुका होता है और कुछ काम जारी होता है। ठीक है ना? कार्य जारी रहता है इसमें भी, और कार्य के प्रारंभ होने का से वाला समय दिया होता है। ठीक है ना? कुछ कार्य पूरा भी हो चुका होता है, कार्य जारी होता है, तथा कुछ काम पूरा हो जाता है, कुछ काम पूरा होता है, पूरा हो चुका होता है, काम पूरा होता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में सबके आगे। अब हम बात करते हैं इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, और इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। इसको हम मिटाते हैं, जिन्हें नोट करना है वो नोट कर लीजिए पास करके आगे। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब जिनमें कार्य का होना पाया जाए, या जिन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं आता है, जिनमें काम एक्सेप्ट किया जा रहा है, वर्ब जो कर रही है वो कर रही है। ठीक है? जैसे मैं खड़ा हूँ सुबह से, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, आप 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इन सब में समय दिया है और काम चल रहा है, कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए इन सब में ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे? सबसे पहली बात, जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, और सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हर एक टेंस में लिखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव छोड़ दें तो। ठीक है ना? और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में भी नहीं लिखते, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इस टेंस में कौन सी होती हैं? तो एक हैज बीन, याद रखेंगे, हैज बीन, और दूसरी वर्ब है हमारी हैव बीन। ठीक है ना? ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। एज, ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम पहले फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो हैज बीन आएगी या फिर हैव बीन, ये लिखेंगे हैव बीन। अब आता है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे लिखेंगे? इस टेंस के सभी वाक्य जितने भी होंगे
जहां भी कंटिन्यूअस शब्द आता लग करके ध्यान रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखते हैं, ठीक है ना। क्या बताया था, जो मेन वर्ब है हमारी, जो मेन वर्ब होती है उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये लिखेंगे लगाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, वर्ब लिखेंगे हमारी जो है मेन वर्ब और फिर उसमें आईएनजी लगा करके लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, बीप है तो बीपिंग, इस तरह से ये वर्ब लिखते हैं। ये मेन वर्ब लिख लिया। अब मेन वर्ब के बाद में फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और भी कोई चीज होगी तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, नहीं है तो फिर समय लिखेंगे, क्योंकि इस टेंस में समय जरूर होता है, और समय से पहले सिंस या फॉर दो प्रपोजिशन आते हैं से वाले समय के लिए, एक सिंस और दूसरा फॉर, और इसके बाद टाइम 2 घंटे 2 वर्ष जो भी है। इतनी बात समझ में आ गई सबके। थोड़ी सी बात दिक्कत है, सिंस कब लिखेंगे और फॉर कब लिखेंगे। ये सिंस और फॉर इनका हम थोड़ा डिफरेंस सीखेंगे। सिंस जो है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई निश्चित समय, कोई भी निश्चित समय है जब से काम शुरू हो रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ आती हैं जो निश्चित समय के अंतर्गत होती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में आती हैं। क्या बताया इसको, पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर हम कहेंगे निश्चित समय। ये जो निश्चित समय है उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। निश्चित समय में क्या होता है, जैसे सुबह है ना, सुबह, शाम, दोपहर, ये दिन के जितने भी प्रहर हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। या एक और बात, बजे, बजे शब्द आता है इसमें, वो बजे कितने बजे से, ठीक है ना। दिन का नाम है कोई, कोई दिन, महीना, दिन, महीना, या कोई और चीज है तो फिर उसका नाम, ठीक है ना। तो दिन का नाम, महीने का नाम या बजे, ये जो शब्द आते हैं इनको हम ये सिंस का यूज करते हैं इन सबसे पहले, ठीक है ना। ऐसी वर्ष है, कोई सन दी है कि इस सन से, ठीक है ना, हाँ जी, तो उनसे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे हम कहें 2 बजे से, 2 बजे से का मतलब हो गया सिंस 2 o'clock, या हम कहें 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, या हम कहें सुबह से तो हम क्या बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। ऐसी और चीज क्या बच गई हमारी, या जैसे हम कहते हैं ना जो हमारा समय कल जो बीत गया पिछला, सिंस या स्टरडे, कल जो शब्द आता है ना कल, इससे पहले भी सिंस का यूज करते हैं, सिंस या स्टरडे। या बचपन से सिंस चाइल्डहुड, या कोई और दूसरी डेट दी है सिंस यू अराइव्ड, जब से तुम आए हो तब से। कोई भी टाइम जो फिक्स समय है, जब कोई फिक्स समय की बात होती है तो हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया ना, सिंस का मतलब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो हम सिंस का समय यूज करते हैं, सिंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। अब आती है बात हमारी फॉर के यूज की। फॉर का यूज कब करते हैं, ये और ध्यान रखेंगे। फॉर, ओके, फॉर का यूज करते हैं। हाँ जी, फॉर का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज मतलब अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। ये जो फॉर है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कोई भी 2 समय है। जैसे हम कहते 2 घंटे से, इसमें घंटे आ जाते हैं, घंटे, दिन, मिनट, सेकंड, सेकंड भी आते हैं इसमें, ठीक है ना, सेकंड, और वर्ष,
महीने, सप्ताह, आदि की संख्या। जैसे हम कहें 2 सप्ताह से, तो क्या बोलेंगे हम? 2 वीक, फॉर 2 वीक। हम कहें 4 साल से, फॉर 4 ईयर। हम कहें 3 साल से, क्या बोलेंगे? फॉर 3 ईयर्स। हम कहें 1 साल से, फॉर 1 ईयर। 2 महीने से, फॉर 2 मंथ। लेकिन अगर महीने का नाम आ गया, जैसे कहा जनवरी से, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस जनवरी। या हम कहें मार्च से, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस मार्च। ठीक है ना? इस तरह से हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। यहां पर एक चीज और गई, पिछला शब्द और आ जाता है। हम कहें पिछले सप्ताह थे, तो निश्चित हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंस लास्ट वीक। ठीक है ना? इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब हम और बाकी जब पढ़ेंगे, तो बाकियों को जब ट्रांसलेट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ में, तो फिर और चीजें स्पष्ट होती चलेगी। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, और जैसे वाक्य है, मैं सुबह से खड़ा हूं। वाक्य है, मैं सुबह से खड़ा हूं। मैं सुबह से खड़ा हूं। सुबह से खड़ा हूं। अब सुबह से खड़ा हूं कैसे बनेगा? मैं सुबह से खड़ा हूं, तो फिर सब्जेक्ट पहले आएगा, आई, जो सब्जेक्ट आई, और फिर हेल्पिंग वर्ब। हमारी हैज और हैज बीन और हैव बीन, इस पर थोड़ी चर्चा नहीं हुई। हैज बीन का यूज कहां होता है, ये बात और समझ लीजिए। हैज बीन केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये जो तीसरा पर्सन है, तीसरे पर्सन के जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, वो सब अब वही सिंगुलर जब आते हैं, तो फिर हैज बीन का यूज होता है। ठीक है ना? और से सभी जो होते हैं, उनके साथ से सभी, जो भी प्लूरल होते हैं, से सभी प्लूरल ही होंगी। और केवल आई से सभी करे जाए, क्योंकि आई के साथ भी हैव का यूज होता है। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट पर्सन के दोनों प्रोनाउन आई और वी दोनों के साथ हैव का यूज होगा, हैव बीन। और सेकंड पर्सन में जो यू आता है, उसके साथ भी हैव बीन। थर्ड पर्सन में जितने भी प्लूरल होंगे, उन सबके साथ हैव बीन। लेकिन सिंगुलर होंगे, जैसे है, वह, सी, इट या ही, इनके साथ हैज बीन का यूज होगा। किसी का नाम है राम, श्याम, मोहित, सीता, गीता, मीता, मम्मी, पापा, भैया, कोई भी एक बच्चा नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर है, तो फिर हम उसके साथ हमेशा ध्यान रखेंगे, एक बच्चा नाउन है तो फिर हैज बीन, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है ना? अब हम फिर ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। मैं सुबह से खड़ा हूं। अब हमें वर्ब लिखनी है, आई हैव बीन। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब लिख ली, आई हैव बीन। और फिर खड़ा हूं। खड़ा होने की इंग्लिश क्या होती है? स्टैंड। और आईएनजी लगा कर लिखेंगे, आई हैव बीन स्टैंडिंग। आई हैव बीन स्टैंडिंग। और फिर सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, उसको और सॉल्व करते हैं। जैसे लड़कियां 1 सप्ताह से गणित हल कर रही हैं। जैसे लड़कियां 1 सप्ताह से गणित हल कर रही हैं। गणित हल कर रही हैं। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फिर वही सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, गर्ल्स। गर्ल्स, और फिर गर्ल्स प्लूरल है तो फिर हैव बीन, गर्ल्स हैव बीन
हल कर रही हैं, सॉल्विंग, हैव बीन सॉल्विंग, सॉल्व क्रिया होती है हल करना, और आईएनजी लगाकर सॉल्विंग मैथ, मैं अब समय, ऑब्जेक्ट लिया, अब समय, एक सप्ताह से, सप्ताह की संख्या है ना, जब संख्या है तो फिर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 वीक, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे दिन, महीने, कोई चीज ऐसी आ रही है, उसकी अगर कोई संख्या है तो फिर संख्या से पहले हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगला, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं बचपन से अपने भाई की मदद कर रहा हूं, या वह है, हम कह सकते हैं वह है बचपन से अपने भाई की मदद कर रहा है, वह है बचपन से अपने भाई की मदद कर रहा है, अपने भाई की मदद कर रहा है, कर रहा है। अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है ही, और फिर हैज बीन, ही हैज बीन। अब मदद करना वर्ब क्या है, हेल्प, तो उसमें आईएनजी लगा करके लिखेंगे, ही हैज बीन हेल्पिंग, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट है इसमें अपने भाई की, अगर हम पता करें किसकी मदद कर रहा है, अपने भाई की, तो हिज ब्रदर, हिज ब्रॉड, क्या ब्रदर। अब आता है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना, सिंस चाइल्डहुड। अब हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए। क्या मैं कहूं, मैं 2 बरस से आगरा में रह रहा हूं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 2 years, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब हम नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे पूरे हो गए, ठीक है ना, ओके। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। पहली बात तो ये समझें हम कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, ठीक है ना, वे वाक्य जिनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता, जिनमें काम नहीं होता है, जिनमें नहीं शब्द आता है, ठीक है ना, वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ, वाक्य है मैं बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं शब्द आ रहा है ना, या हरी 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, इसमें भी नहीं शब्द आ रहा है। विद्यार्थी 22 मार्च से स्कूल नहीं आ रहे हैं, नहीं शब्द हो रहा है, और समय भी दिया है से वाला, ठीक है ना। तो कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सब में नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब, इनका जो स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ये सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में अब जब हमें नॉट लिखना है तो ध्यान रखेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द की है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 शब्द की आ रही है, तो पहले शब्द के बाद ही नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हैज या फिर है, इनमें से एक शब्द आएगा, और फिर नॉट और प्लस बी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी टेंस में, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिन 3 शब्द होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, 3 वर्ड्स होते हैं, तब भी हेल्पिंग वर्ब का जब यूज़ करते हैं तो पहले वर्ड के बाद ही यूज़ करते हैं, जैसे विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ठीक है ना। तो नॉट वर्ड जो यूज होगा वो पहले वर्ड के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द होता है, इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी बीन के बाद नॉट लिखते हैं, गलत है, ठीक है ना। हैव या हैव के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम वर्ब, ये जो वर्ब है हमारी, ये V1 और प्लस ING, ठीक है ना, ये पहली अवस्था क्रिया की, और इसमें ING लगा करके लिखेंगे,
फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में जो सिंस या फॉर, और फिर सिंस और फॉर के बाद में हमें क्या लिखना है, सिंस फॉर फिर टाइम, इसके बाद हम टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम स्ट्रक्चर में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे विद्यार्थी 22 मार्च से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इसका एग्जांपल है विद्यार्थी 22 मार्च से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, और फिर हैज या है। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फिर हमें हैव का यूज करना है, और फिर नहीं वर्ड की इंग्लिश नॉट, हैव नॉट, फिर बाद में बीन लिखेंगे, हैव नॉट बीन, और फिर आना की इंग्लिश कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल 22 मार्च से। कैसा समय है, निश्चित समय, ठीक है ना। तो फिर सिंस 22 मार्च ट्रांसलेट हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, हरी 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, हरी 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हरी लिख लिया, हरी, और फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड हैज, फिर नॉट, हैज नॉट, और फिर बीन, हैज नॉट बीन रीडिंग। अब कब से है वो सरल लिख देंगे, 2 दिन से, दिन की संख्या है इसलिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 days, फॉर 2 days, फुल स्टॉप, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे लड़के नहर में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, ठीक है ना। लड़के नहर में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। कैसे करेंगे हम, बॉयज, लड़कों की इंग्लिश पहले बॉयज, और फिर हैव, फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, बीन, वॉथिंग in the canal, वॉथिंग इन द कैनाल 2 घंटे से, for 2 hours, समझ आ गया होगा ना नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये जो अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये हमने पहले पढ़े हैं, 2 प्रकार के होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। एक वे जिनका आंसर यस या नो में दिया जाए, ठीक है ना, क्या शब्द हिंदी में पहले आता है, तो फिर उनमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, यही पढ़ा है ना। और फिर एक वे शब्द जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है या अन्य कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। एग्जाम्पल है, क्या वह है अपना काम 3 घंटे से, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर ट्रांसलेट करेंगे,
क्या शब्द पहले आ गया? जब क्या शब्द ये पहले आ जाता है और इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, तो फिर हम इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, क्या को अंग्रेजी में नहीं लिखते, इसको छोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अब तक जो स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब पहले ऐसे सेंटेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, ठीक है ना, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसका पहला शब्द, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी? हैज बीन और हैव बीन। तो इसका पहला शब्द पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का, हैज या फिर है, ये लिखेंगे हैज या है, ठीक है ना, हैज या है लिखेंगे और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का जो शब्द बच गया बी, उसको लिख देंगे बी, ठीक है ना, बी, और फिर इसके बाद B1 प्लस ING। B1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर और प्लस टाइम। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे बाकी को। अगर से क्या शब्द पहले आ गया तो हमें इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, ठीक है ना, हमें क्या करना है? हैज, या जैसे सब्जेक्ट हुए हैं तो हैज लिखेंगे, हैज ही, सब्जेक्ट लिख लिया। अब बीन, हैज ही बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, करना, करना की इंग्लिश क्या होती है? डू, उसमें ING लगा के लिखेंगे डूइंग, ठीक है ना, हैज ही बीन डूइंग। अब अपना काम, अपना की इंग्लिश मैंने पहले बताई थी, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? अपना काम, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक है ना, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क, और 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, क्या हो जाएगा? फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। समझ में आ रहा होगा सबके? अब मैं फिर एक और बात, इसी वाक्य में अगर नहीं शब्द आ जाए तो कैसे करेंगे? नहीं शब्द का मतलब नॉट भी आ जाए, और ये भी है, जब नॉट भी आएगा तो हम क्या करते हैं? ये जो बीन है और सब्जेक्ट, इसकी यहां पर हम नॉट लिखते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? ये हैज या फिर हैव, ये लिखा हमने, और फिर सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में फिर नॉट लिख दिया, उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन से फिर वैसा ही स्ट्रक्चर, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर, सिंस लिखेंगे या फॉर, और प्लस टाइम, ठीक है ना। अगर यही बात होता, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है तो कैसे करते? अगर इसको इस तरह से लिखा होता, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? हैज पहले लिख दिया, जैसे उस वाक्य में लिखा, हैज ही नॉट बीन, समझ आया ना। अब केवल ये बीन नॉट शब्द था, इस नॉट शब्द को बीन और सब्जेक्ट के बीच में लिख दिया, हैज ही नॉट बीन, और फिर काम करना की अंग्रेजी डूइंग, हैज ही नॉट बीन डूइंग, और फिर हो जाएगा अपना काम, हिज वर्क, ठीक है ना। 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये क्या शब्द अगर पहले आता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हमने बताया, ठीक है ना। अब हम अगला एक और शब्द लिखते हैं, वाक्य बोलते हैं, जैसे यहां सुबह से कौन खेल रहा है, ठीक है ना। इसमें कौन शब्द आ रहा है? या एक और वाक्य देते हैं, वह 2 दिन से क्या विषय पढ़ रही है, ठीक है। वह
2 दिन से क्या विषय पढ़ रही है या क्या पढ़ रही है, विषय भी हटाते हैं, क्या पढ़ रही है, बार बार लिखा जा रहा है, क्या पढ़ रही है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तब इसमें अब क्या शब्द बीच में आया, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे व्हाट, ठीक है ना। व्हाट अब हेल्पिंग वर्ब है सी, ठीक है ना, पढ़ रही है गर्ल है, फेमिनिन जेंडर तो सी। व्हाट हैज सी बीन आफ्टर रीडिंग, 2 दिन से, फॉर 2 days, यहां पर लिखेंगे फॉर 2 days और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा वाक्य हो गया ट्रांसलेट। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी पहले जो बोला, यहां सुबह से कौन खेल रहा है, यहां सुबह से कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, इसकी इंग्लिश लिख लेंगे हु। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब पूरा लिख लेंगे, क्यों लिख लेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन शब्द आ गया तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको पहले हमने यहां पर क्या लिखा, हु, गलत लिखा, हु हैज बीन, ठीक है ना, हु हैज बीन प्लेइंग, जो वर्ब है वो लिख दिया, हु हैज बीन प्लेइंग। और यहां की हियर, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये हमारी अंग्रेजी बन गई, ठीक है ना। एक और उदाहरण देता हूं लास्ट। जनवरी से इस ऑफिस में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जनवरी से इस ऑफिस में, इस ऑफिस में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कितने कर्मचारी, यही प्रश्नवाचक शब्द है और यही हमारा सब्जेक्ट भी है, जैसे हु था तो हम इसको पहले लिख लेंगे, हाउ मेनी एम्प्लॉइज, हाउ मेनी एम्प्लॉइज, हाउ मेनी एम्प्लॉइज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैप्पी, बहुत सारे है ना, संख्या ज्यादा पूछी आ रही है, हैप्पी, वर्किंग या वर्किंग। फिर इस ऑफिस में, इन दिस ऑफिस, ये क्या है यहाँ पर, वर्किंग इन दिस ऑफिस, जनवरी से, सिंस जनवरी, ठीक है ना, सिंस जनवरी और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इन बातों को ट्रांसलेट करते हैं। आप देखिए, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज है, उसे भी हल करिए और अभ्यास करिए, सीखिए, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है कि हाँ यूज़फुल है, तो किसी को और शेयर करिए, वो भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी दीजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। ओके, इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक्स।